Good morning student, how are you? Welcome back to online classes by Sunrise School. बेटा हमारा लेसन चल रहा था इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था आवर इन्वायरमेंट। आपका फर्स्ट लेसन है जियो का, ज्योग्राफी का। तो आपने पढ़ा था इन्वायरमेंट होता है आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। इसके जो वर्ड्स थे वो भी हम पढ़ चुके थे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर, इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब फिर हमने कल छोड़ा था हमारा कि इन्वायरमेंट तो हमारी सराउंडिंग हो गई। उसमें दो प्रकार के हमारे पर्यावरण को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। नेचुरल जो नेचुरली उत्पन्न हुए हैं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। ह्यूमन मेड नेचुरल चीज़ों को और ज़्यादा बेनिफिट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है ह्यूमन मेड। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आज हम आगे जानेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण। ऑल गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज लैंड, जो भी तोहफे हमें मिले हैं प्रकृति से, जैसे कि लैंड भूमि, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स और जानवर, फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सभी इकट्ठे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इट इंक्लूड्स द एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स। इंक्लूड होता है शामिल होना, इसमें शामिल होते हैं बायोटिक होते हैं जैव और जैविक, और एबायोटिक होते हैं अजैविक। जैविक मतलब जिनमें जीवन है, प्राण है, ग्रोथ करते हैं, और अजैविक मतलब जो निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं इसमें शामिल होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक कंपोनेंट जो अजैविक घटक होते हैं उसमें शामिल होता है नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज़ें, जैसे कि लैंड भूमि, वाटर पानी, एयर हवा, रॉक्स पत्थर एक्सेट्रा इत्यादि। वाइल द बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर लिविंग। जबकि अगर हम सजीव या जैविक तत्व की बात करें तो उसमें शामिल होते हैं पेड़ पौधे, यानी जिनमें जीवन होता है, ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। जीवित सजीव चीज़ों का पता कैसे चलता है आपको? भाई वो खाना खाएंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, उनका साइज़ बढ़ेगा, उसी से तो पता चलता है। तो जो सजीव चीज़ें होती हैं उसमें शामिल हैं सारी सजीव चीज़ें, जैसे कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छी तरह से समझने के लिए, ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण को, वी शैल डिस्कस द 4 डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट। हम चारों जो अलग अलग हिस्से हैं पर्यावरण के उनको पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था हमारे पर्यावरण में मेनली जो पार्ट्स डिवाइड करे हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर तभी बनेगा जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर होगा। तीनों का इकट्ठा जहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा वहीं पर किसका निर्माण होगा? बायोस्फीयर का। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति तभी संभव है जब पानी, भूमि और हवा तीनों चीज़ों मिलती हैं। तो देखिए, पहला है द लिथोस्फीयर। द outermost solid layer of the earth consisting of soils and rock materials is called lithosphere। ये कह रहे पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत हमें नज़र आती है, जिसमें मिट्टी और पत्थर सामग्री शामिल होती है, उसे हम लिथोस्फीयर या भूमंडल कहते हैं। आप नॉर्मली कच्चे जहाँ जगह होती है आप देखते हो उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, वही क्या है? हमारी लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसको हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। इंक्लूड नॉट ओनली द लैंड सरफेस बट ऑल्सो द ओशियन फ्लोर। इसमें सिर्फ हमारी भूमि ही शामिल नहीं होती, बल्कि जैसे आप पानी की कोई तालाब भरा है तो उसकी तली तो होती है ना नीचे, मिट्टी और भूमि तो वहाँ भी होती है नीचे। तो ऐसे ही महासागरों के नीचे की हिस्सा में जो भूमि है, जो महासागरों में पानी के नीचे दबी हुई भूमि भी इसमें आती है, और जो हम अपनी आंखों से ऊपर ही देख लेते हैं वो भूमि भी इसमें आती है। द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट। लिथोस्फीयर भूमंडल का मीनिंग होता है रॉकी क्रस्ट, यानी पथरीली भूमि। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। अगर हम मोटाई की बात करें, हमारी लिथोस्फीयर जो भूमंडल है वो 100 किलोमीटर क्या है? मोटा है।
It has been found that thickness of the earth crust is greater where the continents exist. ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की मोटाई वहाँ ज़्यादा है जहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट्स, जहाँ पर क्या है, महाद्वीप हैं. महाद्वीप मैंने बता रहे हैं आपको कि महाद्वीप क्या होते हैं, लार्ज लैंड मास एरिया जो हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं. 7 हैं, 7 के नाम भी आपको पता होगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, है ना. आप कई बार पढ़ चुके हो इसको, 5th से पढ़ना स्टार्ट करते हो, 5th में पढ़ा, 6th में और अब 7th में हो. तो इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा मोटी जो लिथोस्फीयर की मोटाई है वो कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स में यानी महाद्वीपों में. exist about 32 kilometers as compared to the ocean floors. अगर हम कंपैरिजन करें तो महाद्वीपों में जहाँ इसकी मोटाई 32 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा होती है, वहीं महासागरों में सिर्फ 8 किलोमीटर होती है. यानी महासागरों में भूमि की मोटाई कम है जबकि वैसे ज़्यादा है, महाद्वीपों में ज़्यादा है. द लिथोस्फीयर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक. जो लिथोस्फीयर है, जो भूमंडल है, वो विभिन्न प्रकार के, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, रॉक्स मतलब पत्थर और मिनरल्स मतलब खनिज. हमारी जो भूमि है, जो भूमि की ठोस परत हमें ऊपर नज़र आती है, उसमें बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं और खनिज मिलते हैं. अब पत्थर से मतलब है जैसे आप संगमरमर का पत्थर लाते हो, बलुआ पत्थर, रेड स्टोन लाते हो, येलो स्टोन लाते हो, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर लाते हो, वो सारे पत्थर हो गए, वो हमें मिट्टी में ही तो मिलते हैं खुदाई के दौरान या वैसे. इसके अलावा मिनरल से मतलब है जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, वो भी तो आपको मिट्टी में ही दबा हुआ मिलता है, हमारी लिथोस्फीयर में ही तो मिलता है. इट हैज़ माउंटेन. हमारी लिथोस्फीयर पर यानी हमारा जो भूमंडल है, जो भूमि हमें दिखती है, वहाँ पर कहीं आपको माउंटेन्स यानी पर्वत नज़र आएंगे, प्लेटूज पठार नज़र आएंगे, प्लेन्स मैदान नज़र आएंगे, वैली होती है दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, जैसे दोनों तरफ पहाड़ियाँ हों और बीच में जगह होती है, उसको बोलते हैं वैली या घाटी. रिवर्स, नदियाँ एंड ओशियंस और महासागर, ये सब आपको नज़र आएंगे. ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपका. देखो पानी का जो हिस्सा दिख रहा है ब्लू कलर का, वो हाइड्रोस्फीयर है. ऊपर का जो हिस्सा है हवा में, वो एटमॉस्फेयर है. लिथोस्फीयर आपकी भूमि दिख रही है. बायोस्फीयर कब बना, जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, यानी तीनों चीज़ों के मिलने से क्या बन गया, बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर प्रोवाइड लैंड फॉर बिल्डिंग. लिथोस्फीयर जो भूमंडल है वो हमें प्रदान करता है भूमि मकान बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर. और खेती भी कहाँ करते हैं हम, भूमि के ऊपर ही करते हैं. वी ऑल्सो गेट वेरियस मिनरल फ्रॉम इट्स. और इससे हमें अलग अलग खनिज भी मिलते हैं. भाई इसी से तो आपको लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला सारे ज़मीन के अंदर से खोद के ही तो हम निकालते हैं. तो खनिज सारे, मिनरल्स सारे हमें कहाँ मिलते हैं, भूमंडल से या भूमि से मिलते हैं. तो यहाँ तक बेटा ये आपको रीड करना है अच्छे से, ये आपका वर्क है. इसमें क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के 2 टाइप्स कौन से हैं, कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. नेचुरल इन्वायरमेंट के 2 टाइप्स, अगेन नेचुरल, भाई पर इन्वायरमेंट के तो आपने 2 बता दिए, नेचुरल और ह्यूमन मेड. इसके बाद नेचुरल के भी 2 हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. इस तरह से आपको पता होना चाहिए. फिर इसके अलावा एवरेज थिकनेस कितनी है लिथोस्फीयर की, कॉन्टिनेंट्स में कितनी रहती है, ओशियंस में कितनी रहती है, ये पूरा आपको, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको लर्न करने हैं. फिर इसके अलावा हम ये याद कर सकते हैं व्हाट आर द यूज़ ऑफ लिथोस्फीयर. तो यूज़ में आप बता सकते हो लिथोस्फीयर प्रोवाइड लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस, रोड, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. तो ये आपका वर्क है बेटा आज का. थैंक यू.